सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पूरा विश्व कोरोना महामारी के चलते एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। धीरे धीरे ये समझ भी आ रहा है कि ये जो संकट है सिर्फ हेल्थ का नहीं है, वेल्थ का भी है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का जिक्र किया और आत्मनिर्भर भारत की बात की। उसके बाद वित्त मंत्रालय ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को समझाया कि किस तरह से ये देश की अर्थव्यवस्था में उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। उसे समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज़ पर। धन्यवाद वरुण जी। अनुराग जी, जो लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, क्या इसको हम ऐसे समझें कि ये भारत को जो मौजूदा संकट है उससे उबारने में मदद कर पाएगा? देखिए, दुनिया भर के देशों के मुकाबले भारत ने कोविड-19 से लड़ने का एक बड़े कदम उठाए और बहुत सफल प्रयास रहा। दुनिया के 15 देश जहां पर कोविड-19 के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज हैं, उनकी तुलना अगर भारत से की जाए तो एक बराबर आबादी है। 15 देशों की और भारत की एक बराबर आबादी है। लेकिन भारत में जितनी मृत्यु हुई उससे 43 गुना ज़्यादा मृत्यु उन देशों में हुई, 15 देशों में। भारत में जितने केसेस आए उससे 83 गुना ज़्यादा केसेस उन देशों में आए। ये अपने आप में दिखाता है भारत के कदम सफल रहे और इसकी प्रशंसा भी पूरी दुनिया में हुई। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आए जिसमें अन्न और धन सुनिश्चित करने का पैकेज था और इससे गरीब का ध्यान हमने किया। उसके बाद हमने 20 लाख 97 हज़ार करोड़ का हम पैकेज भारत के सामने लेकर आए। इसमें भी सभी वर्गों का हमने ध्यान रखने का प्रयास किया। आप कुल मिलाकर देखें तो अब तक 41 करोड़ लोगों को 52,608 करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में हमने डाल दिया और 3 लाख करोड़ रुपया व्यापार व्यवसाय करने वालों के लिए, मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग वालों के लिए 100% सरकार की गारंटी पर हमने दिया है। जो 1 जून से रिपोर्टिंग उसकी वापस शुरू हो जाएगी, कितने लोगों को कौन सी ब्रांच दे रही है। यही नहीं, किसानों को 18,000 करोड़ रुपये उनके खाते में, 9 करोड़ किसानों के खाते में डाले। 20.5 करोड़ जनधन खाता धारकों के खाते में हमने 41,000 करोड़ डाला। 7 करोड़ उज्ज्वला योजना वालों के खाते में 9,000 करोड़ रुपये गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी। वृद्धा विधवा दिव्यांग के खाते में 2800 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया। ईपीएफ का 24% हिस्सा काम करने और काम देने वाले का मोदी सरकार ने दिया। 6 महीने का आपकी ब्याज की किश्तें पेंडिंग कर दी हमने, आगे छूट दे दी। आप उसको टर्म लोन में भी तब्दील कर सकते हो। ये सारी मदद इसलिए की गई कि देश में जान को बचाया जा सके और जहान को बचाया जा सके। अब अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए 20,97,000 करोड़ का ये पैकेज बहुत कारगर सिद्ध होगा। सर, ये जो पूरा पैकेज है इसके पीछे एक सोच क्या रही है? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी हैं कि मौजूदा परिस्थिति में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, उनकी क्वालिटी को और बढ़ाएंगे। विज़न बहुत बड़ा लग रहा है या बहुत दूरदर्शी सोच लग रही है, लेकिन मौजूदा संकट के समय में ये कितनी हेल्प करेगा? देखिए, 2 बातें हैं। एक है कि आपके जो अभी उद्योग चल रहे हैं उसको कैसे बढ़ावा दें, उसको बचाएं भी कैसे। दूसरा है कि नए कैसे आ पाएँ और उनके लिए नए क्षेत्र क्या खोल पाएँ। जो अभी के हैं ऐसे व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वालों के लिए और ऐसे मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग वालों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अलग से दिया गया, जिसमें 100% गारंटी भारत सरकार ने दी। किसी व्यक्ति को कोई गारंटी नहीं देनी है, कोई कोलेट्रल नहीं देनी है। कोई ट्रेडिंग करने वाला होगा, कोई दुकान चलाने वाला होगा या कोई रेस्टोरेंट चलाने वाला होगा या कोई मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग वाला होगा, इन सबको जिसकी 25 करोड़ तक की क्रेडिट फैसिलिटी है और 100 करोड़ तक का उसका टर्नओवर है, ये इसका लाभ ले सकते हैं। 20% अतिरिक्त इनको वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी बगैर कोई अतिरिक्त गारंटी दिए हुए। यानी कि गारंटी मोदी जी ने दे दी, पैसा व्यापारी को मिल जाएगा। अब इससे लाभ क्या होगा? उनका काम धंधा चलेगा। दूसरा क्या किया गया? टीडीएस और टीसीएस में 25% की कटौती की, तो इससे 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी और बढ़ जाएगी, पैसा ज़्यादा मिलेगा। रिफंड हमने लगभग 16,84,000 लोगों के 26,242 करोड़ के वापस कर दिए मात्र 1.5 महीने के समय में। इसके अलावा ईपीएफ जो है
प्रोविडेंट फंड, वो हमने 24% यानी कि काम करने काम देने वाले दोनों का मोदी सरकार ने जमा करवाया। और जो उनको निकालने भी थे तो 75% की अनुमति थी जो पूर्व का जमा कराया उस पर भी करने के लिए। ऐसे बहुत सारे कदम हमने उठाए, जैसे 90,000 करोड़ रुपया बिजली वितरण कंपनियों को दिया ताकि बिजली की कमी कहीं पर ना आए, किसी का बिजली का कनेक्शन ना कटे, बिजली कंपनी भी बचेगी, उपभोक्ता को भी लाभ मिलेगा। तो ये सारे कदम जो हैं ये भारत को आगे बढ़ाने और मध्यम वर्ग को लाभ देने के लिए, जैसे 6 से 18 लाख की कमाई वाला है उसको घर खरीदना, तो उसकी स्कीम को भी 2021 तक हमने आगे बढ़ा दिया है। ये लगते अलग अलग कदम होंगे बिखरे हुए, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको उसका लाभ मिलता है। क्योंकि यही सवाल था कि ये जो अलग अलग कदम हैं, आपने कहा कि हर सेक्टर को टच कर रहे हैं। विपक्ष ने बहुत आलोचना की। उन्होंने, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, जो दिक्कत है, सीधा हाथ में पैसा देना चाहिए था, चीज़ों को घुमा दिया गया है। देखिए, कुछ लोगों की कई सालों तक जिन्होंने राज किया उनकी आदत थी एक हाथ से दो दूसरे हाथ से ले लो। इसलिए उनके पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि 100 रुपया भेजते 15 रुपये नीचे पहुंचता है। लेकिन मोदी जी ने आकर उस व्यवस्था को सुधारा। 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले, सीधा बैंक खातों में ट्रांसफ़र पैसा होना शुरू हो गया और लाखों करोड़ रुपया साल का बचता है। तो जो धांधली कांग्रेस के समय होती थी हमने उसको रोका है, जो सिस्टम में पैसा खा लेते थे हमने उसको रोका है। आज जो हम पैसा भेजते हैं सीधा खाते में जाता है। 41 करोड़ लोगों के खाते में 52,608 करोड़ रुपया हमने पिछले 1.5 महीने में सीधा डाला है। और मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, 20.5 करोड़ जो जनधन खाता धारक हैं उनको 2 महीने के अंदर 41,000 करोड़ रुपये हमने डाला। 2.25 करोड़ वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, इनको 250 करोड़ रुपये सीधा इनके खातों में डाला है। आपके उज्ज्वला गैस सिलेंडर वालों को 7 करोड़ सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में दिए, 9,000 करोड़ की सब्सिडी उनके खातों में डाली। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया 2-2 हज़ार की किस्त हमने डाल दी अप्रैल महीने में। ऐसे अगर आप लंबी लिस्ट निकालेंगे सबके खातों में हमने पैसे सीधा डाला पैसा खातों में। तो जिस व्यापारी को काम करने के लिए चाहिए उसको बैंक के माध्यम से सिस्टम भी बना दिया, गारंटी हमने दे दी, रिफंड हमने आपको जल्दी करने शुरू कर दिया ताकि पैसे की कमी ना हो, TDS हमने आपका कम कर दिया। और मनरेगा जिसमें कांग्रेस के समय मात्र 30,000 करोड़ खर्च होते थे उसका बजट हमने 1 लाख करोड़ कर दिया ताकि जो प्रवासी मजदूर वापस जा रहा है उसको गांव में जाकर भी 300 करोड़ कार्य दिवस और मिल पाए। 182 से बढ़ाकर दिहाड़ी 202 रुपये कर दी ताकि और ज़्यादा आमदन हो पाए। हमने गरीब के हित में सोचा है। 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में दिया, हर परिवार को 1 किलो दाल मुफ्त में दी और ये 3 महीने के लिए करके दिया। आपको ब्याज की किस्त वापस ना करनी पड़े, 6 महीने की छूट दी है हमने, किसी के ऊपर बोझ नहीं आने दे रहे। और 6 महीने के बाद भी आप उसको टर्म लोन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बड़ी राहतें हैं। कंप्लायंस बर्डन को हमने कम किया। ये अपने आप में लोगों के लिए प्रैक्टिकल कदम उठाए जिससे लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाभ मिल पाए। हमने वो नहीं किया कि किसी की थाली में मछली परोस दी और उसको मछली पकड़ना नहीं सिखाया। कांग्रेस ने निर्भर किया था सरकारों के ऊपर, हमने लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए उस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मबल बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। मैं आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ राहत पैकेज नहीं है, एक रिवाइवल रिफॉर्म्स की ओर भी बढ़ रहे हैं हम। राहत तो की ही, लेकिन रिफॉर्म्स इतनी की हैं कि जिससे 2020 को रिफॉर्म्स का वर्ष माना जाएगा। मान लीजिए कोयला पहले केवल स्टील या बिजली उत्पादन वालों को मिलता था, अब कोयला खुले में ऑक्शन होगी, कोई भी आके उसका खनन कर सकता है और खुली मार्केट में बेच सकता है। पहले प्रति टन वो रॉयल्टी देता था, अब उसको रेवेन्यू शेयरिंग करनी, तो उसको भी लाभ मिलेगा। 240 मिलियन टन इंपोर्ट करते थे, अब वो आधे से कम रह जाएगा, तो भारत में रोजगार और रेवेन्यू बढ़ेगा। हथियार हम इंपोर्ट करते थे, अब हमने कहा कि लिस्ट ऑफ वेपन्स बन जाएगी, कौन सा हथियार इंपोर्ट करना है कौन सा नहीं, तो अधिकतर हथियार यहाँ पर बनेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा और आयात भी कम होगा। 49% से बढ़ाकर 74% विदेशी पूंजी निवेश कर दिया ताकि और निवेश भारत में हो। जो ऑर्डिनेंस डेवलपमेंट फैक्ट्री उनका निगमीकरण किया जाएगा ताकि उनकी क्षमता और बढ़ सके। यही नहीं, हमने इसके अलावा जो किया है, किसानों के लिए जंजीरों में जकड़ा रहता था किसान, और यही हालत हमारे मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग वाले की थी। कानून नीतियां इतनी खराब थी कि आप 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हो और 1 करोड़ तक की टर्नओवर करते हो तो आप सूक्ष्म उद्योग में आओगे, उससे बाहर थोड़ा सा निकल के तो आप बाहर निकल जाओगे, आपके इंसेंटिव चला जाता था।
हमने उसकी परिभाषा को ही बदल दिया। अब वो 5 करोड़ तक की टर्नओवर कर सकता है, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया। ऐसे जो मध्यम वर्ग वाला उसकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर कर दी है और उसके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है 20 करोड़ तक। तो आप कल्पना कीजिए अब ये बढ़ सकेंगे, इनको बढ़ने का अवसर दिया, आकार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो इनको भी आगे क्षमता बढ़ेगी लड़ने की। ये चाइना से और बाकी देशों से इम्पोर्ट इसीलिए हुआ कि इतने वर्षों तक अपने छोटे उद्योग को बढ़ने का आपने अवसर नहीं दिया, डरा के रखा कि बढ़ोगे तो आपको जो राहत मिलती है वो चली जाएगी। हमने वो नहीं किया, हमने उनको मदद की। किसान के लिए पहले था कि मंडी में जाके बेचना है, अब वो किसान चाहे तमिलनाडु में बेचे, चाहे आंध्रा में बेचे, चाहे दिल्ली में बेचे, ये किसान को तय करने का हमने अधिकार दे दिया है कि इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, आवश्यक वस्तुओं का जो कानून था उसमें, और एपीएमसी एक्ट जो मंडी एक्ट था उसमें हमने बदलाव कर दिए कि आपको अपने वहीं तक सीमित नहीं रहना, आप कहीं पर बेचिए। और उसके साथ एक और किया है, जैसे पेरिशेबल गुड्स, नाशवान होने वाली जो सब्जियां फल फूल होते थे, उनके लिए हमने प्रावधान किया है कि आप उसको कोल्ड स्टोरेज में या स्टोरेज में रख सकते हो, तो उसके लिए भी सरकार आपकी मदद करेगी। उसके लिए बजट का हमने प्रावधान किया। और 1 लाख करोड़ रुपया आधारभूत ढांचा कृषि क्षेत्र बनाने के लिए मोदी सरकार ने अब दिया, ताकि आपकी फैक्ट्रियां लग सके, वैल्यू एडिशन हो सके, किसान को ज़्यादा पैसा मिल सके और एक्सपोर्ट भी आप कर सको, निर्यात कर सको, उसमें भी आपको लाभ दिया। ये कदम इतने क्रांतिकारी हैं कि ये जो नए क्षेत्र खुलेंगे ये आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक बहुत सार्थक सिद्ध होंगे। और ये रिफॉर्म्स भारत में रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और आविष्कार, इसके कदम और नए आयाम स्थापित करेंगे। क्यों? इसरो को पहले होता था साइंस इसमें, स्पेस के क्षेत्र में काम करना, अब हमने इसको खोला है। जितने पूर्व इसरो चेयरमैन हैं सब ने इसकी इतनी तारीफ की है कि ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। हमारे युवा जो स्टार्टअप्स में दुनिया में हमारा नाम खड़ा कर दिया, दुनिया के पहले देशों में आकर, अब उनको एक और स्पेस का सेक्टर मिल गया। आपकी कोई टेलीकॉम कंपनी हो, मोदी जी और रविशंकर जी चाहें तो आज उनको तय कर सकते हैं किसको सैटेलाइट छोड़नी, किसको नहीं छोड़नी, किसको अपना कम्युनिकेशन सेंटर वहाँ से बनाना है, क्या करना है। तो भारत को बल मिलेगा। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आप अंतरिक्ष से ब्रॉडबैंड की सुविधा दे सकते हो, आपको ऑप्टिकल फाइबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सिक्योरिटी की बात हो, अंतरिक्ष की यात्रा करने की बात हो, ये सारे अवसर अब खड़े होने शुरू हो जाएंगे। आप कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करना यहाँ से और तेजी के साथ शुरू कर सकते हो। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आकर निवेश करेंगे। ये सब वरुण जी इसलिए हो पा रहा है कि आपने एक बड़ी कल्पना भारत के लिए की है कि भारत को दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा करेंगे। ये वो सपना है और वो रास्ता है। जी, आपने जो सारी बात की कि आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, मैं एक कॉमन मैन का सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो लॉकडाउन चला, एक जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है जिसकी दुकान है, वो दुकान 2-2.5 महीने बंद रही, उसने बिजली के बिल भरे, स्कूल की फीस भरी, अभी उसकी दशा ठीक नहीं है। इस पूरे पैकेज से उसको क्या मिला, वो कैसे समझे जो आपको सुन रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो कि अगर पूरे पैकेज में देखा जाए तो उससे पहले भी हमने सबसे कहा था कि कृपया करके लोगों को नौकरियों से ना निकाले, थोड़ा समय का वक्त है। बुरा खराब वक्त देश के सामने भी आया, आपके सामने भी आया। देश की सरकार ने भी 4.25 लाख करोड़ रुपया इस साल और कर्जा ले रहे हैं पहले 2 महीनों के अंदर, ताकि सबको पैसा मिल सके। लेकिन हम कंपनियों को भी पैसा दे रहे हैं। ये जो 3 लाख करोड़ दिया है, इसके अलावा 20,000 और 30,000 और 45,000 करोड़ अलग से दिया है। मान लीजिए आपकी कंपनी में आपकी इक्विटी कम है या आपका एनपीए खाता हो गया, हम आपकी इक्विटी बढ़ाने के लिए आपको 75 लाख रुपए तक 15% इक्विटी देंगे, तो आपका वो वापस कंपनी चलनी शुरू हो जाएगी। सरकार यहाँ तक जाकर आपकी मदद कर रही है। 100% गारंटी देके आपको 3 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध करवा रही है। एनबीएफसी को पैसा दे रही कि आपको नीचे तक और पैसा मिल पाए। तो इस समय में अगर स्कूल नहीं चल रहे हैं लेकिन आपकी किस्तें देने भी हमने बंद करा दी, तो आप जो व्यक्ति आज फीस नहीं दे सकता, आपको उसको राहत देनी चाहिए। आपकी दुकान बंद है तो मकान मालिक को सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर मकान मालिक की भी किस्त नहीं जाएगी बैंक की, तो दुकानदार को भी थोड़ी राहत वो दे सकता है। ये बड़ा दिल करके देश के बारे में सोचने की आवश्यकता है। संकट की घड़ी हर किसी के सामने है। आखिरकार अगर भारत को इकट्ठे मिलकर इस जंग को लड़ना है तो ये ऐसे ही लड़ा जा सकता है। अब सर, ये जो तमाम एफर्ट्स की बात आपने की, या फिर पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में कम केसेस हैं, जिसकी तारीफ दुनिया में भी कई जगह हुई, लेकिन इन सब के बावजूद जो सड़क पर मजदूर निकला, जो वो पैदल चलते हुए नजर आए, उसको लेकर बहुत सवाल उठे। राहुल गांधी सड़क पर आए, मजदूरों से मिले, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बसें खड़ी कर दी गई, या राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बसें खड़ी कर दी गई। ये बहुत बड़ा विषय रहा है। तो
आखिर ये वाली परिस्थितियां क्यों बनी? देखिए, इसलिए है कि कुछ राज्यों की सरकारें जहाँ पे अपनी भूमिका नहीं निभा पाई। जो होस्ट स्टेट है और जो होम स्टेट है, एक कर्म भूमि है, एक जन्म भूमि है। इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। इसलिए जो श्रमिक अपने राज्य से बाहर निकलकर दूसरे राज्य के विकास के और देश के विकास के लिए आया है, तो उस राज्य की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मकानों का किराए का और खाने का प्रावधान भी करेंगे, तो क्या मजबूरी बनी वापस जाने की? क्यों मुंबई से लोग वापस गए? क्या दिल्ली मुंबई जैसे, मैं उदाहरण के तौर पर, क्या दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर क्या इन श्रमिकों के बिना जीवित रह पाएंगे? क्या उनका कामकाज आगे बढ़ पाएगा? श्रमिकों की एक बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्र निर्माण में है, वो समझनी पड़ेगी। और जिस राज्य में उनको वापस जाना था, मान लो छत्तीसगढ़ वापस जाना है, बंगाल वापस जाना है, तो उन राज्य की सरकारों ने ट्रेनें क्यों नहीं ली? अगर 85% पैसा मोदी सरकार दे रही है, खाना और पानी मुफ्त में यात्रा के समय मोदी सरकार दे रही है, तो राज्य की सरकारें ट्रेनें लेने में भी क्यों संकोच कर रही हैं? अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में बाकियों से कई गुना ज़्यादा ट्रेन ले सकते हैं, बिहार ले सकता है, तो मैं राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिरकार ये दिखावा कब तक चलेगा? 60 साल इन्होंने राज किया, गरीबी खत्म नहीं कर पाए, लेकिन गरीबी के नाम पे राजनीति की। ये 1000 बसे तो वो भी लाइन ना। नहीं, देखिए, मैं आपको फिर उसी पे आता हूँ। ये जब खुद सब सत्ता में थे तब भी किसी गरीब की झोंपड़ी में जाकर खाना खाते थे। आज कई राज्यों में सत्ता में है तो आज भी केवल उनके साथ जाकर बैठते हैं, और आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा वो गाड़ियों में बैठकर लोग आए जिनके साथ फ़ोटो खिंचवाई गई। अब उसमें कितना सत्य कितना नहीं, तो राहुल गांधी जी उस पर जवाब दे सकते हैं। कौन उनको गाड़ियों में भर कर लाया था, किसके वो कार्यकर्ता थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सच्चाई ये है कि देश के श्रमिकों को, गरीबों को बहुत कुछ सहना पड़ा। आखिरकार राज्य क्यों विफल हुए? अगर वो पंजाब से चलकर मजदूर हरियाणा से गुजरकर दिल्ली में राहुल गांधी जी उनसे मिलने आए, तो अमरिंदर सिंह जी ने वहाँ से ट्रेन की व्यवस्था क्यों नहीं की, वहाँ से बस की व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर वो राजस्थान की ओर से आए तो गहलोत जी ने उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर वो छत्तीसगढ़ जा रहे थे तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? क्या केवल एक राज्य से बसें लाकर दूसरे राज्य के बाहर खड़ी कर दो और वो सूची भी गलत दे दो? और ये पहली बार कांग्रेस में नहीं हुआ। इनके एक पूर्व मुख्यमंत्री ने सेब ढोने के लिए स्कूटर, टैंकर, इन सब पे ढोने का जो केस आज तक चल रहा है वो हुआ। इनके सहयोगी एक और मुख्यमंत्री जिन्होंने चारा ढोने के लिए स्कूटर और बाकी सबके दिए। ये तीसरा उदाहरण कांग्रेस पार्टी का एक और ऐसा आ गया है जहाँ पे श्रमिकों को वापस ले जाने के लिए स्कूटर, 3 व्हीलर या फिर टैंकर और इन सब के नाम दिए गए। तो ये दिखावा करना बंद करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। सर, ये जो दौर है, ये संकट का दौर, ये जो एक विकास का पहिया था, आपको लग रहा है वो उसी गति से घूम पाएगा, या फिर बहुत सारे ऐसे सपने हैं जिन पर अब थोड़ी सी ब्रेक सी लग गई है? देखिए, कुछ क्षेत्र आप देखें तो जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, टूरिज्म से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ है, सिनेमा है, अब इन पे थोड़ा ज़्यादा प्रभाव पड़ा क्योंकि इनको खुलने में थोड़ा और विलम्ब हुआ। लेकिन इनको भी ये जो पैकेज दिया गया, इनमें ये भी लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे इनमें ऐसे होंगे जो 25 करोड़ तक की जिनकी बैंक की लिमिट होगी, 100 करोड़ से कम का जो व्यापार करते होंगे, तो उनको भी 20% एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी, तो उनको भी उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, अब जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं वैसे वैसे और क्षेत्रों को खोला जा रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में राज्य की सरकारें इनको और राहत देंगी। सर, अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन की चेन पूरी तरह से बाधित हुई या प्रभावित हुई है, वापस वही दौर में ये लौटेंगी? इसके लिए आपने कहा कि हेल्प की है एमएसएमई सेक्टर की, लेकिन एक डर अभी भी बना हुआ है क्योंकि मामले बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं और हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हमें कोरोना के साथ ही आगे बढ़ना होगा? देखिए, कुल अगर मृत्यु दर देखें तो दुनिया के मुकाबले भारत में बहुत कम है, लेकिन एक एक जान बहुत कीमती है। किसी भी परिवार में से अगर एक व्यक्ति भी छोड़कर जाता है तो बहुत दुखद बात है। कोई भी हमारा एक भारतीय भाई बहन जिसकी जान जाती, बहुत दुखद है। हमें हर किसी की जान बचानी है, लेकिन दुनिया के मुकाबले हम फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जागरूकता और ज़्यादा हो, लोग और बचाव करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
चेहरे को ढक के रखें, हाथ को लगातार साफ करते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, जहाँ ज़रूरी हो वहीं पर जाएं और आरोग्य सेतु ऐप पर देखते रहें कि उनके आसपास कौन है और अपनी जानकारी भी डालते रहें। ये बहुत आवश्यक है। सर, एक सवाल जो और आया है वो ये कि जब उद्योग धंधे कारखाने खुलने का वक्त आया, उस वक्त श्रमिकों को वापस भेजा जा रहा है, क्या ये कदम ठीक है? देखिए, आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? जिनको रुकना था वो काम पर वापस लग गए। जिनको मानसिक तौर पर तैयारी थी कि हमें वापस ही जाना है, उनके रोकना अन्याय होता। हमने उनको रेलगाड़ी भी दी और 85% किराया भी मोदी सरकार ने दिया। अब वो वापस भी आना चाहते हैं। देखिए, अगर किसी एक राज्य के 10 लाख लोग गए तो उनमें से 2.5-3 लाख ने अभी आवेदन कर दिया कि हम वापस आना चाहते हैं। तो ये भी एक बदलाव है। जैसे जैसे कारखाने खुल के सब लोग वापस आना चाहते हैं, दुकानें खुलनी शुरू होगी, वापस आना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो, वापस आना चाहते हैं। तो सबको पता चल गया कि नहीं, ये चलता रहेगा और जीवन को भी साथ में चलाना पड़ेगा। जान और जहान, अब दोनों को आगे बढ़ाने का काम आ गया है। सर, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की ओर से कि पीक आना बाकी है, सेक्टर सारे खुलते जा रहे हैं, चुनौतियां बढ़ गई हैं? चुनौतियां तो सबके सामने पहले दिन से थी और चुनौतियों का सामना करते ही भारत ने अच्छे कदम उठाए और पूरी दुनिया में आज उसकी प्रशंसा है। हम एक पीपी किट नहीं बनाते थे, एक मास्क नहीं बनाते थे N95। आज हम 5 लाख पीपी किट और 5 लाख N95 मास्क एक दिन में बनाते हैं। ये भारत आत्मनिर्भर हुआ है। हमने 130 देशों को अरबों रुपए की दवाइयाँ निर्यात की। भारत का नाम दुनिया भर में हुआ। अब हमने अपना अस्पतालों की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है और आने वाले समय में जिला और ब्लॉक स्तर पर महामारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाने की हमने रूपरेखा रखी है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से हम कृषि, स्वास्थ्य, इनका आधारभूत ढांचा बढ़ाएंगे और जो देश में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट तक, इनको बढ़ाएंगे ताकि विदेशी निवेश भी आए और जो 15% हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट किया है उससे और निवेश भारत में आए और उससे रोजगार बढ़ सके। चुनौतियों का सामना करेंगे लेकिन संकट में भी अवसर खोजने का काम करेंगे। ये मोदी जी ने करके दिखाया है और इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, जो व्यक्ति 2 महीने में जहाँ देश रुका था, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफ़र के माध्यम से देश के हर खाते में पैसा भिजवाया जिसको चाहिए था और वो कदम उठाए जिसमें रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता थी। लगातार देश के लिए मोदी जी जिए हैं और आगे भी कदम वैसे उठाते जाएंगे और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये रिफॉर्म्स का वर्ष तो 2020 माना ही जाएगा, लेकिन इन रिफॉर्म्स के कारण रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, आविष्कार, इनके भी नए आयाम और नए अवसर स्थापित होंगे। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हर मुद्दे पर तफसील से अपनी बात रखी और चुनौतियों के बारे में बताया। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद वरुण। ये थे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जो बता रहे थे कि किस तरीके से मोदी सरकार का विजन है और इस वैश्विक संकट के दौरान भी भारत पूरी तरीके से तैयार है ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।